हेलो दोस्तों, सेक्शन रूट से में आपका स्वागत है। एसएससी दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 21 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट के जैसे कि एग्जाम समाप्त हो गए दोस्तों। आज हम इस सेशन में 21 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछेंगे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे रियल वेब ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है ताकि आगे आने वाले एग्जाम में जो है आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस जो है अपने चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और यदि सेशन पसंद आए तो चैनल को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, यानी कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है किसने और किसके कब किया गया था। तो बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना किया गया था 1337 ईस्वी में किया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता 1337 आपका करेक्ट आंसर होता। भाई देखें तो बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना है दक्कन का एक मुस्लिम राज्य है जो कि जिसकी जो स्थापना किया गया था मध्य युगीन भारतीय राज्यों में से एक है, जिसकी स्थापना 1337 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह एवं इसके द्वारा जो है किया गया था। यह एक भारतीय स्वतंत्र मुस्लिम साम्राज्य था। वहीं देखें तो अलाउद्दीन बहमन शाह जो शासन जो किए थे 1337 से लेकर 1358 ईस्वी तक जो है यह बहमनी साम्राज्य पर शासन किए थे। इनको देखा जाए तो इन्हीं का जो नाम है हसन गंगू, इन्हीं को जाने जानते हैं, यानी हसन गंगू के नाम से जो है इन्हीं को जाना जाता है। तो इन्हें भी आप ध्यान में रखेगा। इनके जो उत्तराधिकारी जो हुए थे इनका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम जो कि बहमनी साम्राज्य के उत्तराधिकारी हुए थे। नेक्स्ट इनसे जुड़ी अन्य उत्तराधिकारी जैसे कि 1397 से लेकर 1422 ईस्वी तक जो है फिरोज शाह बहमनी ने जो है बहमनी साम्राज्य पर शासन किए थे। ये जो थे बहमनी साम्राज्य के बहुत ही उल्लेखनीय शासकों में से एक हुए थे। इन्होंने बड़े पैमाने पर जो है हिंदुओं को प्रशासन में शामिल किया था। नेक्स्ट देखें तो अहमद शाह जो कि 1422 से लेकर 1426 ईस्वी तक बहमनी साम्राज्य के शासक बने थे। इन्होंने जो है अपनी राजधानी को गुलबर्ग से बिदर स्थानांतरित किया था। इन्होंने जो है बहमनी साम्राज्य का जो राजधानी था गुलबर्ग था और अहमद शाह के द्वारा जो है इसकी राजधानी बिदर कर दिया गया था। नेक्स्ट जो शासन हुए थे शासक वो 1364 से लेकर 1482 तक जो है शासक बने रहे। ये जो थे अहमदुल गवान थे जो कि अंतिम बहमनी साम्राज्य के शासक रहे। इन्हें देखा जाए तो मुस्लिम उज तुजा की उपाधि भी धारण किए थे। इनके द्वारा जब बिदर में जो है एक मुस्लिम शिक्षा के लिए जो है एक मदरसे की स्थापना किया गया था। भाई देखे थे महमूद गवान के शासनकाल में जो है बहमनी राज्य सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था। तो इन सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सैफ चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो सैफ 2023 का जो आयोजन किया गया था बेंगलुरु कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया था। यदि देश पूछे तो भारत में जो है इसका आयोजन किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता बेंगलुरु कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होता। भाई देखें तो सैफ का जो आयोजन है बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया था जो कि भारत में स्थित था। इसका जो विजेता टीम रहा था वह भारत रहा था, जो कि सैफ में जो देखा जाए यह 23वीं चैंपियनशिप जो कि कुवैत को हराकर 9वां खिताब आपने हासिल किया था, भारत के द्वारा किया गया था। यानी कि इसका जो विजेता टीम रहा था वो भारत रहा था कुवैत को हराकर। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जीडीपी का सबसे अच्छा घटक किसे माना जाता है। तो जीडीपी का जैसे देखा जाए तो सबसे बड़ा घटक वस्तुओं में देखा जाए तो सेवाओं और दोनों उपभोक्ताओं पर खर्च करना, यानी कि जैसे कि सेवा क्षेत्र को जो है सबसे उचित माना गया है। इसी में देखा जाए तो परिवारों द्वारा उपभोग व्यय, ये सभी जो है जीएसटी के अंतर्गत सबसे अच्छा घटक माना जाता है। तो वैसे तो इसका ऑप्शन हमें नहीं मिल पाया था, तो इसका ऑप्शन के अनुसार जो है इसका करेक्ट आंसर चूज किया जा सकता है। तो आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया था। तो संविधान का 124वां संशोधन जो किया गया था इसके द्वारा सामान्य वर्ग को जो है 10% का आरक्षण प्रदान किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 124वां संशोधन आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रारंभ में अनुसूचियों की संख्या कुल कितनी थी, यानी कि जिस समय संविधान लागू हुआ था तो उसमें कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। तो उस समय जो है कुल 8 अनुसूचियाँ थी।
तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 8 अनुसूची आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो वर्तमान संविधान में जो कुल 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग हैं। वहीं देखें तो वर्तमान जिसमें संविधान लागू हुआ था उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसके याद में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को विवेकानंद के स्मृति में मनाया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 12 जनवरी आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो यह प्रत्येक वर्ष जो है देश में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह जो है विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है 12 जनवरी को। नेशनल यूथ डे 2023 का जो थीम था विकसित युवा एवं विकास भारत, इसका थीम भी ध्यान में रखिएगा कि 2023 का जो थीम था विकसित युवा एवं विकास भारत। वहीं देखें तो 1984 में जो है भारत सरकार ने पहली बार स्वामी विवेकानंद के स्मृति यानी कि जन्म दिवस के अवसर पर जो है 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया गया था। इनकी कब से मनाया जाने लगा है तो 1984 से। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। 1984 के बाद ही सरकार के द्वारा जो है घोषित किया गया था कि प्रत्येक 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। वहीं देखें तो विवेकानंद का जो जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 ईस्वी को विवेकानंद का जन्म हुआ था। इनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस थे एवं इनके बचपन का जो नाम था नरेंद्र दत्त था। इनके द्वारा प्रमुख रचयिता देखें तो कर्मयोग जो कि 1896 में इसकी रचना की गई थी, राजयोग जो कि 1896, वेदांत शास्त्र जो कि 1896 और कोलंबो से अल्मोड़ा तक जो कि 1897 में प्रकाशित किया गया था। तो इनकी प्रमुख रचनाओं को भी ध्यान में रखेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 20 अगस्त 1828 ईस्वी को किया गया था। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय के द्वारा और द्वारकानंद टैगोर के द्वारा किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता राजा राम मोहन राय आपका करेक्ट आंसर होता। इनसे जुड़ी अन्य फैक्टों को देखें तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है आत्मीय सभा की स्थापना जो है 1815 ईस्वी में 19 के बीच जो है आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था। वहीं देखें तो 1828 को जो है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और ब्रह्म समाज का मानना था कि ईश्वर ही सभी का कारण है और स्रोत है, इसलिए जो है प्राकृतिक पृथ्वी एवं स्वर्ग इसकी रचनाएं हैं। वहीं देखें तो ब्रह्म समाज जो कि मूर्ति पूजा के विरोधक भी थे। तो इन सारे फैक्ट को ध्यान में रखेगा। वहीं देखें तो राजा राम मोहन राय का जो जन्म जो है हुगली के जिले में धारा नगरी के गांव है, जहां पे 22 मई 1772 ईस्वी को जो है इनका जन्म हुआ था। राजा राम मोहन राय को ही आधुनिक भारत का पिता के रूप में भी जाना जाते हैं। इनकी भारतीय पूर्ण जागरण का पिता एवं अतीत और भविष्य का पुली भी जो है इन्हीं को जानते हैं। इन अन्य नामों से जो है राजा राम मोहन राय को जानते हैं। तो इन सभी को आप ध्यान में रखेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय वित्त मंत्री कौन थे। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1974 से लेकर 1978 ईस्वी तक था। वहीं देखें तो 1974 ईस्वी तक जो थे वाईबी चावन थे, जबकि 1975 से जो है 1975 के बाद जो थे चिदम्बरम सुब्रमण्यम थे। तो आपके ऑप्शन में देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिए गए थे। वहीं देखें तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो वस्तुकार जो थे वो डीपी धर थे जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के वस्तुकार थे। वहीं देखें तो इस योजना के अंतर्गत जो मुख्य लक्ष्य रखा गया था गरीबी को दूर करना एवं आत्मनिर्भरता, इस 5वीं पंचवर्षीय योजना पर विशेष जोर दिया गया था। वहीं देखें तो इसे जो है 1978 ईस्वी में नवनिर्मित सरकार मोरारजी देसाई के द्वारा जो है इस पाँचवीं जो पंचवर्षीय योजना था इसको जो है समाप्त कर दिया जाता है। वहीं देखें तो इसके अंतर्गत 1975 में विद्युत आपूर्ति निगम संशोधित किया गया था और 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम न्यूनतम आवश्यकता मूल्य यानी कि MNP को शुरू किया गया था, यानी कि लाया गया था। और नेक्स्ट देखें तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत किया गया था। तो इस 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये सभी किए गए कार्य थे। तो इन सभी को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि FDI का फुल फॉर्म क्या है। तो FDI का जो फुल फॉर्म होता है
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अनटचेबल उपन्यास के लेखक कौन है। तो अनटचेबल उपन्यास के जो लेखक थे मूलराज चंद आनंद थे। तो मूलराज आनंद आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर पश्चिम का भाग जो है किस नदी प्रणाली के द्वारा सिंचित होते हैं। यानी कि उत्तर पश्चिम भाग में जो है किस नदियों के द्वारा जो है सिंचित होते हैं। तो इसमें देखा जाए तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास इसके अंतर्गत जो है प्रमुख नदियां आते हैं। तो इनमें से देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे, वे आपका करेक्ट आंसर था। ये मुख्य रूप से देखा जाए तो उत्तर पश्चिम के भाग में बहने वाली ये सभी प्रमुख नदियां हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र का जो पुस्तक लिखा गया था चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता चाणक्य आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो अर्थशास्त्र जो है कौशल एवं आर्थिक नीति एवं सैन्य राजनीति के एक प्रणाली पर भारतीय सांस्कृतिक पुस्तक ग्रंथ है। कौटिल्य जिन्हें विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखें तो कालिदास जो कि यह भी मोस्ट एक कवि हैं जो कि 4वीं-5वीं शताब्दी से पूर्व के आसपास ये मशहूर थे। ये जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान दरबार में रहने वाले कालिदास थे। यानी कि ये जो रहे थे कालिदास ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। यानी इन्हीं के दरबार में रहा करते थे कालिदास। इनके जो प्रमुख महाकाव्य हैं रघुवंशम, कुमार संभव, ये सभी जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कालिदास की। तो इन्हें भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लेफ्ट आर्म्स लेग स्पिनर को क्या कहते हैं। तो इसे जो है चाइना बॉलिंग यानी चाइना बॉल या कहते हैं या तो लेग स्पिनर के नाम से जानते हैं। तो आप देख लीजिएगा इनमें से कौन से आपके ऑप्शन में दिए गए थे। तो ये आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो क्रिकेट से संबंधित प्रमुख शब्दावलियों को देख लेते हैं, जैसे कि मेडन ओवर, फॉलो ऑन, रबर, एसेज, कैच, बाउल, स्टंप आउट, रन आउट, LBW हिट विकेट, नॉट आउट, नो बॉल, वाइड बॉल, हेडेड बॉल, ओवरथ्रो, बाय लेग, कवर हेड ड्राइव, लेट कट, हुक, ग्लेंस, स्ट्रोक, स्पॉट, पुल, सिक्स, फॉलो थ्री, टर्न, गॉम्बी, स्पिन, यॉर्कर, बाउल्स, हेड ट्रिक, राउंड द विकेट, ओवर द विकेट, ये सभी जो प्रमुख जो शब्दावलियां हैं जो कि क्रिकेट से संबंधित हैं। तो आप इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। वहीं देखें तो क्रिकेट से संबंधित जो प्रमुख ट्रॉफियां हैं जैसे कि रजनी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विंबलडन ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, बेंसन हेड हेजेज कप, ये सभी जो प्रमुख ट्रॉफियां हैं जो कि क्रिकेट से संबंधित हैं। तो आप इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सल्तनत काल में सैनिक विभाग को क्या कहा जाता था। तो सल्तनत काल में सैनिक विभाग को दीवान एर्ज के नाम से जानते थे। तो दीवान एर्ज आपका करेक्ट आंसर होता। दीवान एर्ज को कहा जाता था सैनिक विभाग को। इसका नेतृत्व जो है आरिज ए मुस्लिम के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता था। तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक जो साक्षरता दर रहा था वो लक्षद्वीप का रहा था। तो आपका जो करेक्ट आंसर था लक्षद्वीप आपका करेक्ट आंसर था। वहीं देखें तो 2011 का जनगणना के अनुसार सबसे अधिक देखा जाए ओवरऑल भारत में 94% जो कि केरल का रहा था। केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो 91.85% जो कि लक्षद्वीप का रहा था। इसके बाद मिजोरम का 91.33%, गोवा का 88.22%, जबकि त्रिपुरा का 87.3% रहा था। तो ये क्रम भी ध्यान में रखेगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 45 में वर्णित क्या है। यानी कि अनुच्छेद 45 से संबंधित पूछा गया था। तो अनुच्छेद 45 में जो है सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु में पूरी होने तक जो है प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल एवं प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना, इसका जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 45 में किया गया था। तो आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन जो है किस रूप में दिए गए थे। इनसे संबंधित अन्य प्रमुख अनुच्छेदों को देखें तो अनुच्छेद 44 जो कि भारत के राज्यों क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता एवं सुरक्षित
करने का प्रदान करता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 48 का 1 जो कि पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार करना तथा देश के वनों को वन्य जीवों की रक्षा करने का वर्णन जो किया गया है, अनुच्छेद 48 का ए में किया गया है। अनुच्छेद 50 जो कि राज्य के लोक सेवाओं एवं न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करती है। अनुच्छेद 51 जो कि यह घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा स्थापित करने में सहायता करेगी यानी प्रदान करेगी। यह जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 51 में किया गया है। तो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद हैं, तो इन सभी अनुच्छेदों को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विट्ठल किस शास्त्र नीति से संबंधित है। तो विट्ठल जो कि एक कुचिपुड़ी शास्त्र नीति से संबंधित है। विट्ठल एवं भरत विट्ठल ये दोनों जो है कुचिपुड़ी शास्त्र नीति से संबंधित है। जो कुचिपुड़ी शास्त्र नीति आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो हंगर इंडेक्स 2023 में देखा जाए तो भारत का जो स्थान 125 देशों में से 111वें स्थान पर रहा है। तो 111वां आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का सबसे कम और किस केंद्र शासित प्रदेश का सबसे ज़्यादा है। पांडुचेरी देखा जाए तो ये इसका जो है सबसे अधिक लिंगानुपात जो कि 1176 रहा था, जबकि सबसे कम दमन एवं दीव का जो कि 533 रहा है। वहीं देखें तो भारत का ओवरऑल तो लिंगानुपात देखा जाए तो 943 है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया गया था सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। तो सैयद अहमद खां आपका करेक्ट आंसर था। सैयद अहमद खां के द्वारा जो है 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। मूल रूप से देखा जाए तो जिसमें यह बना था उस समय जो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में जाना जाता था। 1920 ईस्वी में इसका नाम जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में रखा गया था। 1920 में जो है इसका नाम जो है बदल दिया गया था। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आए तो चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया गया है। तो आप इसका वहाँ से जो है इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।